नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के, एक इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल ट्रेड से संबंधित, दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी और तीसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल ट्रेड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अगर बैकग्राउंड की बात करें, कोविड-19 की महामारी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में पिछले साल 4.4% का नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला, यानी ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक हो गई बाय 4.4%। ग्लोबल ट्रेड घट गया 5.3% से और ऑलमोस्ट 75 मिलियन जॉब्स का लॉस हो गया। तो महामारी के बाद विभिन्न देशों ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनानी स्टार्ट की। प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है? लोकल इंडस्ट्रीज को सेव करना फॉरेन कॉम्पिटिटर से। कैसे? टैक्स लगा के। इंपोर्ट पर अगर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाता है तो फिर फॉरेन जो कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं उनका माल देश में महंगा मिलेगा इंपोर्ट पे टैक्स लगने के कारण, और लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनका माल सस्ता बिकेगा, सस्ता मिलेगा तो उनका माल ज़्यादा बिकेगा। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। जैसे देखो, इंडिया में भी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। कोशिश ये थी सरकार की कि फॉरेन कंट्रीज पे जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम की जाए, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया का बल्कि विभिन्न देशों का कोविड-19 की महामारी में एक्सपीरियंस ये रहा कि दूसरे देशों पे ज़्यादा डिपेंड करना जरूरी नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। जब कोई डिजास्टर आए या फिर आवश्यकता पड़े तो दूसरे देश तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए खुद पर ही निर्भर करना ज़्यादा ठीक है। वैसे देखो, अक्सर ऐसा देखा जाता है जब किसी देश में इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है, यानी गरीब और अमीर के बीच की खाई इंक्रीज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, तो उस देश के कुछ लीडर्स किसी रीजनल एग्रीमेंट को दोषी देने लगते हैं कि इस एग्रीमेंट के कारण हमारे देश में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको ब्रिटेन का। ब्रिटेन में थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई, तो कई सारे लीडर्स आ गए जो बोलने लगे कि भैया सारे ये जो खराब इंडिकेटर्स है ना, इनके पीछे दोषी एक चीज है, वो है यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन में शामिल होना। इसलिए ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं, बट देखो ये जो ट्रेंड है ना, जिसमें इंडिया समेत कुछ दूसरे देश आत्मनिर्भरता पर यानी सेल्फ रिलायंस पर फोकस कर रही हैं, ये ट्रेंड ज्यादा नहीं चलने वाला है। राइटर सबूत देते हुए कहते हैं, देखो पास्ट में जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस आए हैं तब या तो नए इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ है इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, या फिर विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ है ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सके। एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं राइटर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखो भारी तबाही मची थी, उसके बाद कितने सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बने इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, जैसे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन सब का काम था वार के बाद जो इकोनॉमी खराब हुई है वर्ल्ड की, उसे इंप्रूव करना। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ये इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जा सके। 1973 में ऑयल क्राइसिस आए थे, तो इस ऑयल क्राइसिस के बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस्टेब्लिश हुई 1974 में, ताकि ऑयल सप्लाई में कोई भी दिक्कत ना आए, ऑयल सप्लाई में कोई डिसरप्शन आती है तो उसे मैनेज किया जा सके। इसके बाद 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उसके बाद भी G20 जो ग्रुप है उसको फिर से रिवाइव किया गया। तो इन सब प्रयासों की सहायता से ही 1950 में जो ग्लोबल ट्रेड सिर्फ $60.80 बिलियन का था, 1980 में बढ़ के हो गया 2049 बिलियन डॉलर्स, 2000 में हो गया 6452 बिलियन डॉलर्स, और 2019 में ये ट्रेड बढ़ के हो गया है 19041 बिलियन डॉलर्स। कुल मिलाकर देखो, इन पॉइंट्स में ये बोला जाता है कि जब जब ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस आते हैं तो पास्ट ट्रेंड ये शो करता है रीजनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे नए ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण होता है, विभिन्न देश एक साथ आते हैं कोऑपरेट करने के लिए, ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए। अभी भी वैसा ही होगा। कोविड-19 के कारण ग्लोबल इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला। अब विभिन्न देशों को धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट होगा
कि देखो इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करना जरूरी है अगर हम डेवलपमेंट लेना चाहते हैं, अगर हम प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि लाना चाहते हैं। कोविड-19 के क्राइसिस के दौरान इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग देशों ने स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किए, मतलब अपनी इकोनॉमी में पैसा डालने की कोशिश की। इन स्टिमुलस पैकेजेस का फायदा जब देखो धीरे धीरे लोकल मैन्युफैक्चरर तक पहुंचेगा तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे कम कॉस्ट पर मैन्युफैक्चर करके। आने वाले दिनों में ऐसा देखने को मिल सकता है कि सप्लाई चेन्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो महामारी के दौरान एकदम से ठप पड़ गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया, वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स फिर से रिवाइव होंगी। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ मेजर कंट्रीज ये आवाज़ उठाएं कि डब्ल्यूटीओ उन देशों पे कार्रवाई करे जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं या फिर जो डंपिंग करते हैं। जैसे चाइना पर आरोप लगता है डंपिंग का। चाइना क्या करता है, जैसे इंडिया में जितनी कॉस्ट आती है स्टील को प्रोड्यूस करने की चाइना में, उससे भी सस्ते दाम पर चाइना की कंपनी ने इंडिया में स्टील को एक्सपोर्ट कर दिया। तो इससे इंडिया के जो स्टील मैन्युफैक्चरर हैं वो तो फेल हो जाएंगे ना। चाइना शुरू में इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरर को फेल कर देगा, सस्ता स्टील इंडिया में भेज के जानबूझ के सब्सिडी देके, लेकिन जब सारे इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरर फेल हो जाएंगे तब चाइना अपनी मनमानी करेगा, तब फिर स्टील के दाम बढ़ा देगा। तो इसी को रोकने के लिए विभिन्न देश एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे देशों पर कार्रवाई करने के लिए आवाज़ उठेगी डब्ल्यूटीओ में, और रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और काफ़ी सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन हो सकते हैं ताकि आपस में ट्रेड को और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है कि वो देश जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे वो देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे देखो 19वीं सेंचुरी में स्टीम इंजन मेन कंट्रीब्यूटर था इकोनॉमिक ग्रोथ में, 20वीं सेंचुरी में कंप्यूटिंग पावर, उसी प्रकार से 21वीं शताब्दी में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेन ड्राइवर होगा वो होगा डेटा। विभिन्न जो बिजनेस फर्म्स हैं वो डेटा का इस्तेमाल करेंगी इनोवेशन के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए। बट देखो इस प्रकार से अगर ऑटोमेशन ज़्यादा आएगा तो जॉब लॉस होगा। ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला है, वर्चुअल वर्ल्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, तो जॉब लॉस होगा। इसकी भरपाई करने के लिए यूथ को नए स्किल्स देने की आवश्यकता है, अदरवाइज समाज में इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो किसी भी देश की होंगी उन्हें सेफ्टी नेट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, मतलब जैसे बेसिक मिनिमम इनकम का कंसेप्ट है, अगर इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया तो इनकम इनइक्वालिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। इसके अलावा स्किल ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशनल सपोर्ट फॉर फैमिलीज, इन पर भी विभिन्न सरकारों को ध्यान देना होगा। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में पर्टिकुलरली इंडिया की बात की जाती है कि इकोनॉमिक सिचुएशन तो इंडिया में भी खराब हुई कोविड-19 के कारण, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। देखो कोविड-19 की महामारी के कारण पिछले साल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में रही, कितनी, -7.3%। ये एनएसओ का डेटा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 10 मिलियन जॉब लॉस हो गया हमारे देश में पिछले साल। ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया बाय $493 बिलियन। लेकिन अब आईएमएफ का कहना है कि जैसे ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहेगी, इस साल इंडिया में भी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि अब तो वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और पिछले साल जो लॉकडाउन वगैरह ज़्यादा लगे थे, अब आगे संभावना थोड़ी कम है। सेकेंड वेव इंडिया में आई थी जब सिचुएशन ख़राब हो गई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं थर्ड वेव आएगी तो भी वो इतनी खतरनाक नहीं होगी सेकेंड वेव की तरह। और अब तो वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा हो भी चुका है इंडिया में। इस साल अप्रैल से जून के बीच में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था वो भी अच्छा खासा रहा, $95 बिलियन, जो पिछले साल की अपेक्षा कर 6% ज़्यादा है। बट देखो इंडिया को अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है अगर इंडिया एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहता है और अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करना चाहता है। सबसे पहले तो देखो हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पे फोकस करें। ट्रेडिशनली हम ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मा, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग आइटम्स, राइस, ऑयल, मील्स एंड मरीन प्रोडक्ट्स। हमें एक्सपोर्ट की बास्केट को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे वीट जो है वो देखो एक रॉ मटेरियल है, वीट को आप पीस दोगे, आटा जो है वो एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है।
मतलब प्रोडक्ट को जब आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो इस प्रकार से कि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए तो वो वैल्यू एडिड प्रोजेक्ट हो जाती है। जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, वो मान लीजिए रॉ मटेरियल है, लेकिन स्ट्रॉबेरीज की सहायता से आप जैम बना देते हो, वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है। स्ट्रॉबेरीज को आपने इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक नया प्रोडक्ट बनाया जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई। तो ऐसे ऐसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को पर फोकस करने की आवश्यकता है इंडिया को। और एक और नया कंसेप्ट है, देखो, प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। प्लग एंड प्ले, ये जो हमारे आजकल यूएसबी होते हैं ना, पेन ड्राइव, आप जैसे ही कंप्यूटर में लगाते हो, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सब कुछ अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, ड्राइवर जो है अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो यूनिट्स होंगी जिसमें कंपनी को काम करने के लिए प्री कंस्ट्रक्टेड रेडीमेड फैसिलिटीज मिलेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ फैसिलिटीज डेवलप करवा के रख ली। तो कोई कंपनी आना चाहती है फूड प्रोसेसिंग की यहाँ पे इस एरिया में काम करने के लिए, तो उसको फायदा हो जाएगा कि सरकार ने पहले ही काफ़ी सारी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके यहाँ पे रखा है। उस कंपनी को सिर्फ यहाँ पे आना है और अपना काम स्टार्ट करना है। तो ये है प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। और सजेशंस की बात करें, एमएसएमईज के लिए स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करना और एमएसएमईज को सपोर्ट करना ताकि उन्हें इनपुट पर कॉस्ट कम आए, उन्हें सस्ते रॉ मटेरियल मिले और वो कॉम्पिटिटिव हो सकें। एमएसएमईज देखो जॉब काफ़ी ज़्यादा जनरेट करती हैं, इसलिए उनका सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में एक सजेशन राइटर ये देते हैं, बड़ी जो कंपनीज है ना, बड़ी इंडस्ट्रीज और एमएसएमईज के बीच में एक रिलेशनशिप होना जरूरी है, सिनर्जेटिक रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हों। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? जैसे देखो, एमएसएमईज जो हैं वो तो इनपुट प्रोवाइड करें बड़ी इंडस्ट्रीज को, इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल की थोड़ी बहुत जो प्रोसेसिंग हो गई होती है या फिर एंसिलरी प्रोडक्ट्स, एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करें बड़ी इंडस्ट्रीज को। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी स्पेस पे फोकस करें। जैसे देखो, मान लो एप्पल का एग्जांपल है। अब एप्पल मान लो सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस करती है और बाकी छोटे मोटे काम जो है मोबाइल से संबंधित है, जैसे मोबाइल की बॉडी है, मोबाइल का अंदर का ढांचा है, वो बनवाने के लिए दे देती है किसी एमएसएमई को कि भैया ये तो तू ही बना ले, तो कोई भी बना सकता है। तो ये एग्जांपल है बड़ी कंपनी और एमएसएमई के बीच में सिनर्जेटिक रिलेशनशिप का। लेकिन देखो, ये सब चीज़ें तभी फुलफिल होंगी अगर स्किल अपग्रेडेशन पे सरकार ध्यान देती है। बार बार जब भी डिस्कस करते हैं इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल ही एक ऐसी चीज़ है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को ठीक से यूटिलाइज कर सकती है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, जैसा आपको पता है, अगस्त महीने में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक हाई लेवल डिबेट ऑर्गेनाइज हुई। डिबेट का नाम था इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, ए केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इस डिबेट को चेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। मोदी पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की किसी ओपन डिबेट को चेयर किया हो। इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था उन तरीकों को, उन मेथड्स को डिस्कस करना जिनकी सहायता से मैरीटाइम इनसिक्योरिटी या फिर मैरीटाइम क्राइम जो है उससे निपटा जा सकता है और मैरीटाइम डोमेन में विभिन्न देशों के बीच कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। लेकिन देखो, इस डिबेट के दौरान रशिया और चाइना एक तरफ और यूएसए दूसरी तरफ, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। यूएसए का आरोप ये रहा कि साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो अपनी फोर्स की सहायता से मैरीटाइम क्लेम को पुश करना चाहता है, यानी अपनी पावर दिखा के अपनी मैरीटाइम जो बाउंड्री है उसे एक्सपेंड करना चाहता है। और ये जो ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी में भी काफ़ी सारे ये स्ट्रेट्स हैं, कर्च स्ट्रेट है, अजोव सी है। यहाँ पे रशिया पर आरोप लगते हैं कि रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट एग्रेसिवनेस शो करता है, जिसकी वजह से जो मैरीटाइम रूट्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाते यूक्रेन समेत कुछ दूसरे देश, और एनर्जी को भी एक्सेस करने में दिक्कत आती है ब्लैक सी में। तो ये आरोप यूएसए ने लगाए चाइना पर साउथ चाइना सी के लिए और रशिया पर ब्लैक सी के लिए।
वैसे देखो, इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 5 प्रिंसिपल्स पर फोकस किया मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए। कौन कौन से ये 5 प्रिंसिपल्स हैं? बैरियर्स को रिमूव करना ताकि मैरीटाइम ट्रेड को इंक्रीज किया जा सके। दूसरे नंबर पे मैरीटाइम डिस्प्यूट्स जो भी हैं अभी विभिन्न देशों के बीच, उनको सेटल डाउन करना शांति के साथ में और इंटरनेशनल लॉ के आधार पर। नेक्स्ट, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स या फिर मैरीटाइम थ्रेट्स हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स के द्वारा हो या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हो, उनसे मिल के निपटना। नेक्स्ट, मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना। और सबसे लास्ट में मैरीटाइम कनेक्टिविटी को एनकरेज करना। तो ये 5 प्रिंसिपल्स को अपनाने पर फोकस किया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बोला कि 2000 की जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसे इंप्लीमेंट किया जाए। और एक और कन्वेंशन, यूएन क्लोज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा देश रेटिफाई करें। अभी कुछ देशों ने इसे रेटिफाई नहीं किया है, जैसे यूएसए। वैसे तो देखो, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि ये जो कन्वेंशन है ना, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं है। बट इसके अगेंस्ट में तर्क ये दिया जाता है कि देखो, वैसे भी ये एकमात्र ऐसी कन्वेंशन है जो मैरीटाइम डोमेन में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। लास्ट में कंक्लूजन में एक बात ये बोली जाती है, देखो वैसे तो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी सिर्फ 1 महीने के लिए है, अगस्त के लिए, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अपनी जो कमिटमेंट है इंडिया को, वो जारी रखनी चाहिए। कैसे? इंडिया के पास देखो ऐसी स्किल होनी चाहिए कि बड़ी जो ये पावर है, जैसे चाइना, रशिया, यूएसए, आपस में ये लड़ रही हैं मैरीटाइम डोमेन से संबंधित इश्यूज पर, इनके बीच में इंडिया कोई ना कोई सोल्यूशन निकलवा सके। अगर इंडिया ऐसा कोशिश करता है तो इंडिया मैरीटाइम डोमेन में एक बड़ी पावर बन के उभरेगा। या फिर जो भी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, कन्फ्लिक्ट क्यों है मैरीटाइम डोमेन में, उनको इंडिया अगर एड्रेस करवा पाता है तो इंडिया की ये जीत होगी एज ए बड़े मैरीटाइम पावर के तौर पर। बस इसमें एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हो, इंडिया का भी एक अलग से मैरीटाइम विजन है, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च किया था, सागर को। इसमें देखो मकसद ये है, इंडियन ओशन में जो भी कोस्टल कंट्रीज या फिर आइलैंड्स हैं, उनको सपोर्ट करना सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी और इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से भी। तो ये जब भी मैरीटाइम डोमेन की बात आए तो आप इंडिया के सागर इनिशिएटिव को जरूर लिंक कीजिएगा इससे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जुडिशियल अपॉइंटमेंट से संबंधित इशू को डिस्कस करने से पहले हम एक पुराना आर्टिकल रिवाइज करते हैं। 1973 में इंदिरा गांधी ने कमिटेड जुडिशरी का एक बयान दिया था, काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा उस समय काफ़ी डिफेंड किया गया इस कमेंट को, इस स्टेटमेंट को। इंदिरा गांधी सरकार के मिनिस्टर थे उस समय एस मोहन कुमार मंगलम। इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार को डिफेंड करते हुए कहा, इंदिरा गांधी का कहने का मतलब ये था जुडिशरी संविधान के प्रति कमिटेड होनी चाहिए। हालांकि देखो, ये एक वीक डिफेंस था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच काफ़ी ज़्यादा टकराव चल रहा था। तो इंदिरा गांधी के कहने का मतलब ये था, जुडिशरी ऐसी होनी चाहिए जो सरकार की विम्स एंड फैंसीज को एकोमोडेट कर सके, यानी सरकार के प्रति कमिटेड होनी चाहिए जुडिशरी। ये कहने का मतलब था इंदिरा गांधी का। चलो हम इस किस्से को छोड़ देते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। हमारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमें पता होने चाहिए देश के जो ब्रॉड मैटर्स हैं उन पर व्यू क्या है हमारे देश के जजेस का, या फिर देश से जुड़े जो इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक मैटर्स हैं उन पर क्या फिलोसफी है हमारे देश के जजेस की। और ये सब अपॉइंटमेंट से पहले ही पता लगाना जरूरी है। यानी अगर किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट करना है तो उस जज के व्यूज़ पता होने चाहिए कि संविधान के बारे में उस जज के व्यूज़ हैं क्या, संविधान के बारे में उस जज की फिलोसफी है क्या। उसके बाद ही उस जज की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। आगे आर्टिकल में कहा जाता है, हमारे संविधान निर्माताओं का ये मानना था जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सोशल रेवोल्यूशन में। सोशल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? देखो, सोसाइटी के नेचर और सोसाइटी के स्ट्रक्चर में एकदम से जब सडन चेंज आता है तो उसे कहा जाता है सोशल रेवोल्यूशन।
क्योंकि आज़ादी से पहले हमारी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। संविधान निर्माता चाहते थे कि सोसाइटी के नेचर और स्ट्रक्चर में सडन चेंज आना चाहिए, यानी सोशल रेवोल्यूशन आना चाहिए। और इस प्रोसेस में ना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी बल्कि जुडिशरी की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसी वजह से जुडिशरी को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए संविधान में काफ़ी सारे स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी अलाउंसेस जो हैं जजेस के, उनको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसके अलावा टेन्योर फिक्स होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का। कंटेम्प्ट की पावर्स हैं, हटाना भी काफ़ी मुश्किल है, उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ये सारे स्पेशल प्रोविजंस इसलिए किए गए थे ताकि जजेस बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के इंडिपेंडेंट रूप से अपना काम कर सकें। हमारे संविधान निर्माताओं को ये मानना था जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा होनी चाहिए। कुछ समय तक तो देखो यही चलता रहा, यानी सरकार का एक रोल होता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट में। लेकिन 1982 में आया एसपी गुप्ता केस, 93 का सेकंड जज केस, 98 का थर्ड जज केस। इन केसेस के बाद सिस्टम इस प्रकार से इवोल्व होकर आया है कोलिजियम सिस्टम, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस नाम रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और उसी के बेस पे प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। आर्टिकल में कहा जाता है ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट हैं, जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं और कोलिजियम सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बनी रहती है कोलिजियम सिस्टम में। ये भी नहीं पता लगता कि क्या फैक्ट्स को ध्यान में रख के कोलिजियम सिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने का फैसला लिया है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए संविधान को अमेंड किया गया, यानी 99वीं अमेंडमेंट आई। मकसद था एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के नामों को रेकमेंड करे बजाय कोलिजियम सिस्टम। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कोलिजियम सिस्टम में खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन NJEC यानी 99 जो अमेंडमेंट है ये तो संविधान के अगेंस्ट है। यह कह के सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया इस अमेंडमेंट को। अब 3 साल हो चुके हैं देखो 2015 की सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोलिजियम सिस्टम की प्रोसेस में कोई भी सुधार नहीं किया है। हाल ही में 15-20 दिन पहले की बात है, 4 जजेस के नामों को रेकमेंड किया गया कोलिजियम सिस्टम के द्वारा। कौन से वो 4 नाम हैं यहाँ पर देखो, हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुभाष रेड्डी, जस्टिस मुकेश रसिक भाई शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी। कोलिजियम के द्वारा कहा गया कि इन 4 नामों को रेकमेंड करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया गया, जैसे सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड मेरिट दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट से पिछले काफ़ी समय से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर किया गया। राइटर का कहना है कि देखो इतने सारे फैक्टर्स को एक साथ कंसिडर किया ही नहीं जा सकता। दूसरा, आज तक कोलिजियम सिस्टम के द्वारा यह भी नहीं क्लैरिफाई किया गया है कि इंटीग्रिटी और मेरिट का पैमाना क्या है। हमें यह भी नहीं पता इन 4 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी क्या है। मेन पॉइंट देखो राइटर का यही है, वो कहना चाहते हैं कोलिजियम सिस्टम में काफ़ी सारी कमियां हैं, एम्बिग्विटी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस जज के नाम को रेकमेंड किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस क्राइटेरिया को कंसीडर किया गया है। इसलिए ये तो साफ है कोलिजियम सिस्टम में काफ़ी सारी कमियां हैं। चलो हम एक पल के लिए मान भी लेते हैं 99वीं अमेंडमेंट जो आई थी NJEC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको जल्दबाजी में लाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा स्टार्ट होनी चाहिए, नई बॉडी किस प्रकार की होनी चाहिए जो जजेस को अपॉइंट करें, उस बॉडी की वर्किंग कैसी होनी चाहिए, नई बॉडी जो इस्टेब्लिश की जानी चाहिए जजेस को अपॉइंट करने के लिए उसका नेचर किस प्रकार से होना चाहिए। मेन मकसद देखो यही है, जजेस की अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। जजेस ही जजेस को इस प्रकार से अपॉइंट करते रहेंगे तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। इसमें सुधार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम हमारे संविधान निर्माताओं की एस्पायरेशंस को पूरा करना चाहते हैं। तो ये हमने पुराना आर्टिकल रिवाइज किया। अब आज जो आर्टिकल आया है वो इसी लाइंस पर है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आज के आर्टिकल में कहा जाता है देखो सेंटर में कोई भी पार्टी सत्ता में हो, कोशिश उन्होंने जरूर की है कि ये जज को ही अपॉइंट कर रही है कोलिजियम सिस्टम की सहायता से, ये सिस्टम गलत है। एनडीए की सरकार 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया।
तो इस कोलिजन सिस्टम में काफ़ी सारी कमियां हैं। जैसे देखो, ऐसी खबरें भी आती हैं कि कोलिजन सिस्टम में जो जज हैं वो अपने ही रिश्तेदारों को हाई कोर्ट में अपॉइंट करवा रहे हैं मेरिट को इग्नोर करके। जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कंबाइंड ऑल इंडिया सीनियरिटी ऑफ हाई कोर्ट जजेस में वो जज जो मेरिट लिस्ट में काफ़ी नीचे आते हैं उनको अपॉइंट करवा दिया, उनके सीनियर्स को छोड़ दिया, और तर्क ये दिया गया कि नीचे वाले जज जो हैं वो ज़्यादा मेरिटोरियस हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में दिल्ली के 3 सीनियर मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं जिन्होंने जुडिशरी को ज्वाइन किया था डायरेक्ट एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इन 3 सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो इंटीग्रिटी है बहुत ज़्यादा साफ है, इनकी ACR जो रिपोर्ट होती है वो भी बहुत साफ है, लेकिन इनको हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए रेकमेंड नहीं किया गया। इनके जो जूनियर जजेस हैं उनको रेकमेंड कर दिया गया। तो इससे बार काउंसिल में और कई सारी बार एसोसिएशंस में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। बस एक बात ये बोली जाती है लास्ट में, HR खन्ना, जस्टिस HR खन्ना, जिनको ग्रेटेस्ट जज माना जाता है इंडिया में, वो भी देखो सबऑर्डिनेट जुडिशरी से आए थे, लेकिन उनको उनकी ऑनेस्टी और सीनियोरिटी के कारण धीरे धीरे उनको प्रमोशन मिला। तो इसलिए ये जो अच्छे डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं ना, उनका भी एलिवेशन होना चाहिए, उनको भी हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट देनी चाहिए उनकी ऑनेस्टी और सीनियोरिटी के आधार पर। तो मतलब ये है कहने का, ये जो कोलिजन सिस्टम है इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, और उम्मीद ये है कि जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट है वो इस कोलिजन सिस्टम में रेक्टिफिकेशन करेंगे ताकि जुडिशरी में जनता का जो विश्वास है वो बरकरार रहे। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।